नमस्कार दोस्तों। जन विचार संवाद मंच पर शुक्रवार की शाम का समय से संवाद कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की मेहमान हैं प्रतिष्ठित साहित्यकार और पत्रकार निर्मला भुराड़िया। नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है मैम। हाँ जी, थैंक यू। जो लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि निर्मला जी का कितना काम है। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैम ने जो है वो लाइफ साइंस एकेडमिक्स में रहा है उनका। लेकिन उसके बाद वो लगातार साहित्य की तरफ आती रही हैं और साहित्य की बहुत सारी विधाओं में उन्होंने लिखा है। 2 कहानी संग्रह है, 2 कविता संग्रह है, एक साइकोलॉजी पर एक किताब है, एक फिल्म पर किताब है और एक टिप्पणियां मतलब लेख लेख संग्रह है उनका और 2 उपन्यास है जो चर्चित सबसे ज्यादा चर्चित उपन्यास जो उनका रहा है, जो लेटेस्ट उपन्यास है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और थर्ड जेंडर पर उन्होंने लिखा था, गुलाम मंडी के नाम से। वो अभी भी थर्ड जेंडर पर लिखे गए, हिंदी में जितनी भी लिखे गए साहित्य हैं, उपन्यास लिखे गए हैं, उसमें उसका नाम शुमार है। पुरस्कारों की तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण फेलोशिप है उनकी, वो मैडम को अमेरिकी सरकार ने विजिटर्स प्रोग्राम के तहत फॉरेन ओपिनियन लीडर के लिए अमेरिका में आमंत्रित किया था। वहां पर आपने ट्रैफिकिंग एंड इन पर्सन्स प्रोजेक्ट पर काम किया और उसके बाद गुलाम मंडी जो है वो उपन्यास मैम ने लिखा। मैम कई सालों तक, लगभग शायद 35 साल आपने पत्रकारिता की। हाँ, बिल्कुल। तो मैम 35 साल तक पत्रकारिता में रही और पत्रकार जो है वो हमेशा पत्रकार होता है, तो उसका अप्रोच भी उसी हाँ, तरह अभी का भी वो होता है। मतलब में उससे बाहर वही नहीं हुई, अपने सूक्ष्म वही गतिविधियां मतलब चलती है। हाँ, मतलब एक्टिव होना हाँ जो है वो पत्रकारिता है। तो जी, बिल्कुल। इस प्रोग्राम में मैम आपका फिर से स्वागत है। अ, जैसे मैंने जैसे मैंने पहले बताया था, परिचय में बताया था मैम के कि मैम ने कविताएं भी लिखी है। मैम आपने पत्रकारिता भी की, कविताएं लिखी, कहानी लिखी, कई सारे लेख लिखे, मतलब आप कॉलम लिखती रही हैं और उपन्यास लिखा, उसके बाद रिपोर्टिंग भी की आपने। तो आपको सबसे करीब आपके दिल के कौन सा काम लगता है और जिससे आपको ये लगे कि ये जो चीज है ये मुझे आइडेंटिफाई करती है, वो कौन सी चीज है? किसी भी तरह की कहानी लिखना, खास करके उपन्यास। उपन्यास आपको अपने दिल के करीब हाँ, बिल्कुल लगता है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ही वृहद कैनवस मिल जाता है। और एक बड़ी प्यारी सी प्रक्रिया होती है कि सारे जो पात्र होते हैं उपन्यास लेखन के वक्त, जब मैं होती हूँ तब सारे पात्र हैं वो मेरे साथ रहने आ जाते हैं। तो मुझे इर्द अब बहुत गिर्द अच्छा रहते लगता है। हैं आज जी। पहल पहल से चलती रहती है। वो मुझे बताते रहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अब मैंने ऐसे किया है, अब ऐसे जाओ, उस तरह से। तो हाँ बहुत ही मतलब वो मजेदार, ऐसा लगता है ना। मतलब आप रचयिता हो जाते हैं, आप कुछ रच रहे होते हैं, आप एक ऐसी दुनिया है जो आप बना रहे हैं। आप बना रहे हैं, हम्म तो इस रचनात्मकता का जो आनंद है वो किसी भी बाहरी या वैश्विक उसमें उसकी कीमत नहीं आकी जा सकती। वो भीतर का आनंद है। सो उपन्यास लिखना मेरे लिए सबसे सुंदर चीज है। एक चीज और मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, शायद धर्मवीर भारती की किताब में पढ़ा था, तो उन्होंने ये एक बात कही थी कि उम, एक वक्त तक आप किरदार जो हैं आप चलाते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद किरदार आपको चलाने लगते हैं। आपके साथ ऐसा बिल्कुल। होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन फिर भी किरदार के भीतर आप जाते हैं तब वो आपको चलाते हैं ना। तो ये हाँ। पहल तो आपके, मतलब ये पहले अंडा और मुर्गी वाला प्रश्न नहीं है, पहल आपको ही करनी है, फिर किरदार आपको चलाएंगे। हाँ, मतलब किरदार तो आपको गढ़ना होता है, लेकिन फिर बिल्कुल, किरदार तभी आपको चलाएंगे। हाँ चलाने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप उन सुनते एक हैं, रचते हैं। आपको जैसे 35 साल हो गए पत्रकारिता में,
तो आपका जो लिखने का शौक था वो आपको पत्रकारिता में लाया, या पत्रकारिता में आने के बाद आपको लगा कि आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकती हैं? नहीं नहीं, मैं तो बचपन से, मैंने पहली कविता 10 साल की उम्र में लिखी थी। अरे तो वाह! बचपन से ही, हाँ, लिखना तो मेरा शौक ही रहा है। और मैं जब 14 साल की हुई होंगी तब मैंने अपनी रोज की एक डायरी लिखना शुरू की थी। तो वो मैंने अरे! करीब 21 साल की उम्र तक लिखी। तो लिखने का शौक तो मुझे हर चीज में बस लिखना 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 और पढ़ना, मतलब किताबी कीड़ा थी। तो लिखना और पढ़ना ये मेरी जान रही है। तो पत्रकारिता में चूंकि मुझे लिखना पसंद था और इस माध्यम के हिसाब से में आप अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, इसलिए मैं हम्म। पत्रकारिता। एक चीज जो है वो मतलब जर्नलिज्म जो है वो, उसमें आपको डेडलाइन मीट करनी होती है। मतलब उसमें आपके पास खेलने के लिए, गहराई में जाने के लिए बहुत वक्त नहीं होता है। और सृजन कर्म जो है वो आपसे बहुत धैर्य की मांग करता है। मतलब कविता जो है वो अंदर बहुत पकती रहती है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, कई बार ऐसा होता है कि कहीं पीछे चली जाती है, फिर एक दिन एकदम से आकर खड़ी होती है कि नहीं, अब मैं बन गई हूँ। तो पत्रकारिता और सृजन कर दोनों साथ करते हुए कभी ऐसा लगा आपको कि पत्रकारिता कहीं आड़े आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगी कि मेरे जैसे जो छुट्टे टाइप के लोग रहते हैं ना, उन्होंने थोड़ा अनुशासन सीखा इसमें आके। तो एक क्योंकि आवारागर्द जो लोग रहते हैं उन्हें थोड़ा सा अनुशासन आ जाता पत्रकारिता में आके, और आपको डेडलाइन की फिक्र करना सीखना पड़ता है। तो एकदम ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैंने कई साहित्यकारों का सुना कि हम उपन्यास लिख रहे हैं और वो इस जन्म में पूरा ही नहीं हो पाता है। तो हम्म। पत्रकारिता जो है वो ये अनुशासन सिखाती है कि आखिर आपको एक डेडलाइन दिमाग के अंदर रखनी है, और कितना भी समय लो, किसी काम में 7 साल भी लो, 2 साल भी लो, 1 साल भी लो, तो भी आपको अंततः उसको पूरा करना है। तो पत्रकारिता से आपको एक संतुलन तो आता है कि आप मैं एक साथ जी, दिखते हैं डेडलाइन। एक्चुअली फिर से वही धनवीर भारती का ही उदाहरण है वो। मतलब उनके बारे में ही कहा जाता है कि उनका जितना भी क्रिएशन था वो सब पत्रकारिता में जाने से पहले का है, बाद में वो बहुत महत् काम नहीं कर पाए। तो एक कहीं एक इमेज इस तरह की बनती है कि पत्रकारिता जो है वो आपको क्रिएशन के लायक बचने नहीं देती है, क्योंकि वो आपसे बहुत सारी ऊर्जा की, बहुत सारे समय की, बहुत सारे श्रम की मांग करती है। तो आप जो सृजन कर्म करना चाहते हैं, जो क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जितना टाइम चाहिए, जितनी गहराई में जाने के लिए स्पेस चाहिए, वो स्पेस आपको वो दे नहीं पाता। मतलब आपको अ, महसूस हुआ? नहीं, इसमें दो चीजें हैं कि जी। आप किस तरह की पत्रकारिता में हैं। हम्म। किस्मत से जब पत्रकारिता में मैं आई, तो वो दौर जी। था जब विचार, दृष्टि, जिसको कहते हैं कि विजन, उसकी जगह थी, है ना। हम्म। और हम्म। अभी बाद में पत्रकारिता में कुछ ऐसा होता गया कि आपने कितने अक्षर टाइप किए, आपने कितने पेज हाँ। भरे, आपने हम्म। कितनी स्टोरी आज के दिन फाइल की। जब ये चीज हम्म। आती है तो पत्रकारिता आपका समय लेने लगती है। लेकिन जब पत्रकारिता विचार और चेतना से जुड़ी हुई होती है, जब हम्म। पत्रकारिता एक लक्ष्य होती है समाज को जागरूक करने का, तो हम्म। पत्रकारिता आपको और निखारती है, और आपको और बहुत सारे चरित्र और घटनाएं आपको मिलते हैं, है ना। तो मतलब फिर जी। हाँ, तो पत्रकारिता से, वैसी पत्रकारिता हो तो पत्रकारिता में मदद मिलती है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक अखबार है, मान लीजिए कि 7 रुपए में बनता है, ठीक है। हम्म। लेकिन हम्म। आप बेचते हैं उसको 3 रुपए से ज्यादा यदि बढ़ा देंगे, तो प्रतियोगिता इतनी है कि कोई दूसरा अखबार खरीद लेगा आपका। नहीं, ये नहीं लेगा। फलानी स्कीम, हम्म। इसके साथ कुर्सी मिलेगी, इसके साथ ये मिलेगा, इसके साथ ये हम्म। मिलेगा, इस तरह का होने लगा है। तो जो कंटेंट हम्म। है, जो विषय सामग्री है, उसका महत्व हम्म। नहीं रह गया। तो पत्रकारिता है, एक मशीन का काम हो गई, तो वो आपका समय जाया करेगी ही। लेकिन हम्म। जब पत्रकारिता लक्ष्य होती है तो आपका समय जाया नहीं करती है। अब हम्म। कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि आप जैसे मान लीजिए कि सबसे ज्यादा जो विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन से कमाई होती है, पाठक से कमाई नहीं होती है। बहुत सीधी सी बात हम्म। है। हम्म। तो सबसे ज्यादा विज्ञापन राजनीतिक लोग देते हैं,
और धार्मिक संस्थाएं देती है, उनके पास ही सबसे ज्यादा पैसा होता है। तो निश्चित ही हम्म। पत्रकारिता का रुझान उनके हितों का पोषण करने के लिए होता है। तो विचार के लिए कोई जगह रह नहीं पाती है। आपको आपको एक फ्रेमवर्क दिया गया है, एक ढांचा दिया गया है, उसके अंदर आपको शब्द भरने हैं, अच्छे बुरे खराब सही जो भी है। तो वहां पत्रकारिता आपका नुकसान हम्म। लेती है, आपका समय खाती है। आप बैठे बैठे टाइप करते हो, आप बैठे बैठे स्क्रीन पे सामग्री पढ़ते हो, आप बैठे बैठे प्रूफ की गलतियां देखते हो, और आपका विचार उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो आपको पहले से ही बता दिया है कि आपको इस लाइन पे काम करना है, ठीक है ना। तो काम वो करना है। पत्रकारिता नुकसान हम्म। करती है। लेकिन जो विचार की पत्रकारिता है वो आपको जागृत करती हम्म। है, और आप उसके माध्यम से लोगों को जागृत करते हो। तो पत्रकारिता ने तो हम्म। मेरा तो फायदा ही किया है। हाँ, लेकिन आप मतलब अब जो पत्रकारिता हो रही है, उसमें तो हाँ, आपकी मौलिकता भी खत्म हो रही है, एक नहीं चीज़, नहीं, और मैं दूसरी तो चीज़ बाहर ही ये आने का सबसे अच्छा है कि आप बाहर आ जाओ उससे। बिल्कुल। वो आपको हाँ कुछ नहीं दे पा रही है। हाँ, अ, ये नहीं, ऐसा नहीं कि पिछले कुछ पत्रकारिता में जी। हमारी जगह नहीं बची, हमारे दिल में पत्रकारिता के लिए अभी जगह नहीं इस तरह की कमर्शियल। हाँ, मतलब और पत्रकारिता यदि में हमें अब करनी भी होगी पत्रकारिता तो हम अपने ढंग से अपने माध्यमों से करेंगे, है ना। हाँ, किसी भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। फ्रीलांसिंग भी किसी संस्थान के लिए नहीं, आप अपने आप के लिए कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल। कर ही हाँ रहे हैं लोग, सोशल मीडिया बड़ा हाँ, कर ही प्लेटफ़ॉर्म रहे हैं। बनकर उभरा है इस सब बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जैसे पहले कविताएँ महिलाएँ बहुत लिखा करती थीं, कहानियों में बहुत लेट आई महिलाएँ, और अब इस वक़्त में खूब सारी महिलाएँ जो है वो कहानियाँ भी लिख रही हैं, कविताएँ तो ख़ैर लिख ही रही हैं, उपन्यास में भी बहुत सारी महिलाएँ सक्रिय उपन्यास आ रहे हैं महिलाओं के। तो मतलब ये एक अलग से साहित्य में एक चर्चा का विषय है कि स्त्री लेखन है। दरअसल स्त्री लेखन क्या है? मतलब स्त्रियां जो लिख रही हैं वो स्त्री लेखन है, या स्त्रियों के मुद्दे पर जो लिखे जा रहे हैं वो स्त्री लेखन है? देखिए, सीधी सी बात तो ये है कि स्त्रियों के मुद्दे पे जो लिखा जा रहा है वो स्त्री लेखन है। आप शरद चंद्र को ले लीजिए, आप टॉलस्टॉय की अन्ना कारेनिना ले लीजिए, आप कोई भी ऐसे विषय ले लीजिए, तो ऐसा नहीं कि पुरुषों ने संवेदना से नहीं लिखा। पुरुषों को हम्म। साथ में लेकर चले बगैर तो स्त्री लेखन नहीं हो सकता। और दूसरी बात हम्म। ये अच्छी बात है कि स्त्रियां खुल रही है, क्योंकि उनपे अभी ये बंधन थोड़े कम हुए हैं कि ये मत लिखो वो मत लिखो, क्या तुम्हारे मुंह से हम्म। अच्छा लगता है ऐसा कहना, हम्म। ऐसा मत करो हम्म। वैसा मत करो, वो बंधन थोड़े कम हुए हैं। तो स्त्रियां लिख रही हैं, और जो कचोट आप महसूस करते हैं उससे जो आप लिखते हैं उसमें दम होता है। लेकिन आखिर कब तक, आप हर चीज दुनिया में आत्मकथात्मक नहीं हो सकती, है नहीं ना। हो सकती। तो हम्म। हाँ, तो जो लेखक है उसका सब, या किसी भी मनुष्य है, उसका धर्म है हम्म। करुणा। तो हम्म। आपको पर काया प्रवेश तो करना ही है, दूसरे के हम्म। दुख दर्द को समझ के लिखना ही है। फिर आप हम्म। स्त्री हो या पुरुष हो, आपको दूसरे पात्र में परकाया प्रवेश करना है, उसकी करुणा, अपनी करुणा से उसके हम्म। दुख को समझ के आपको उतारना है ना, साहित्य में। तो फिर स्त्री हम्म। पुरुष का मतलब नहीं रह जाता है। हाँ, वही मतलब मुझे कई बार ये बात लगती है कि साहित्य है या कोई भी विधा है, कला की कोई भी विधा है, क्योंकि एक समाज में स्त्री भी है और पुरुष भी है, और कोई मसला मोटे तौर पर ऐसा नहीं होता है कि स्त्रियों के लिए अलग होता है, पुरुषों के लिए अलग होता है। जो चीज स्त्री को प्रभावित करती है, निर्धारित करती है, वही लगभग पुरुषों के साथ भी यही होता है। तो बिल्कुल। फिर स्त्री स्त्री लेखन जैसी चीज की बात क्यों बार बार आती है? मतलब जब आप कोई स्त्री के मुद्दे पर लिखा जाता है तो उसमें भी एक पक्ष स्त्री होती है, एक पक्ष पुरुष होता है, या पुरुष ना होता है तो समाज होता है या परिवार होता है, तो वो सब चीजें भी होती है। तो ये स्त्री लेखन को अलग से रेखांकित करने की जरूरत क्यों महसूस होती है? मुझे लगता है कि शुरुआती वर्षों में जब स्त्रियों ने खुल के बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तब शायद उन्हें किसी एक अलग मंच की जरूरत थी। लेकिन अब तो सब बिल्कुल सभी 50-50% है दोनों। तो अलग से लेखक और लेखिका कहने की भी जरूरत नहीं है, स्त्री लेखन पुरुष लेखन कहने की जरूरत हाँ, नहीं है। तो बिल्कुल। अब उस समय की बात थी, अब हम इससे बाहर आ सकते हैं, और पुरुषों के सहयोग के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता है। आप हाँ, मतलब देखिए कि दोनों। सती प्रथा का अंत तब हुआ जब राजा राममोहन राय ने रामन कचोट राय। महसूस की, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो हाँ। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते। एक चीज़ जो है वो जैसे एक वक़्त था, मतलब आप समझिए 90s के पहले जब कभी कोई फेमिनिज्म की बात करता था तो जो मिडिल क्लास स्त्रियाँ थी उनका ये कहना था कि अरे फेमिनिज्म हमारे लिए नहीं है। अब कुछ सालों में ये आया कि नहीं, फेमिनिज्म तो सभी के लिए है, मतलब सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है। फेमिनिज्म जो है वो पूरी की पूरी सोसाइटी को संबोधित करता है, एड्रेस करता है। क्योंकि जब आप कंडीशनिंग की बात करते हैं तो स्त्रियों की कंडीशनिंग हो रही है, वैसे ही पुरुषों की भी कंडीशनिंग हो रही है। तो जब फेमिनिज्म की बात होती है तो वो स्त्री की भी बात करता है, पुरुष की बात करता है, सोसाइटी की भी बात करता है। स्त्री सशक्तिकरण जैसी जो चीज है वो ये है कि वो संवैधानिक और कानूनी और संस्थागत जितनी भी कोशिशें जो होती है वो सब कुछ स्त्री सशक्तिकरण है। एक तीसरी चीज जो साहित्य के लोग हैं वो ये चीज जानते हैं, उस चीज पर विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, स्त्री विमर्श। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से कैसे अलग है, और क्या साहित्य का स्त्री विमर्श जो है वो व्यापक स्त्री समाज को, जो साहित्य से नहीं जुड़ी है या जिनका शौक नहीं है साहित्य, उनको भी एड्रेस करता है? आ, करता तो है, लेकिन फेमिनिज्म में मैं आप बात एक चीज बताती हूँ कि हमारे यहाँ या कहीं भी ये बहुत ज्यादा त्याज्य शब्द इसलिए रहा कि लोगों को इसमें विद्रोह की बू आती थी। तो मैंने हम्म। कई स्त्रियों से भी सुना कि मैं स्त्री हितों के बारे में लिखना, पढ़ना, कहना, समाज को बदलना चाहती हूँ, पर कोट इन कोट में फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मतलब इतना डर लगता है इस शब्द से लोगों को। लेकिन और फिर दूसरी बात ये है कि हमारे फेमिनिज्म में और पश्चिम के फेमिनिज्म में अंतर पर भी है। हमारी स्थितियां हम्म। अलग है, उनकी स्थितियां अलग है। तो वो जो ब्रा बर्निंग वाली बात थी वहां पे, वो हमारे लिए सही नहीं है। हमको अपने ढंग से स्त्रियों का परिवेश बदलना है। तो उस हिसाब से स्त्री सशक्तिकरण और फेमिनिज्म बहुत जायज है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहां हमारा समाज पुरुष नियंत्रित भले ही ना भी करे, लेकिन जो पुरुष के लिए रचा गया समाज है वो हमको हम्म। नियंत्रित करता है, हर पल नियंत्रित करता है कि तुम्हें क्या पहनना है, तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें कहाँ कब क्यों जाना है, नहीं हम्म। जाना है। हर हम्म। चीज में अनुमति अनुमति अनुमति, आज्ञा आज्ञा आज्ञा। हमारे आसपास एक घेरा बना दिया गया है, उससे बाहर टांग भी नहीं निकाल सकते, खुद निकलना तो बाहर की बात है। बिल्कुल। ये हमारा फेमिनिज्म यहाँ है कि हम इस बंद दायरे से और इस कचोट से बाहर निकल के एक हवा, अपनी ताजी हवा में सांस ले सके। ये हमारा फेमिनिज्म है, जो कि बहुत बहुत जरूरी है, और उसका नाम लेने में कोई भी तकलीफ नहीं है। आपने कहा स्त्री सशक्तिकरण, हम्म। तो उसमें आर्थिक सशक्तिकरण भी आएगा। आपने तो हम्म। दो उसमें बांट दिया कि ये अन्नपूर्णा है और ये अन्नदाता है, हम्म। हम्म। लेकिन हम्म। आपने अन्नपूर्णा को तो बहुत ही कम समझा, उसको कुछ माना ही हम्म। नहीं। हम्म। हमारी जो पितृसत्तात्मक समाज है उसके अंदर हम्म। अन्नदाता ही प्रबल हो गया। लेकिन अब ये हम्म। नजरिया हमको बदलना पड़ेगा कि स्त्रियों को भी आर्थिक रूप से ज्यादा स्वावलंबी होना जरूरी है, कि कभी कोई विशेष परिस्थिति आई तो उन्हें अपने रिश्तेदारों का, अपने किसी भी उसका गुलाम न होना पड़े। वो स्वयं अपने बच्चों को बड़ा कर सके, खुद की देखभाल कर सके। लेकिन हम्म। अभी भी थोड़ी बहुत अड़चन ये आती है कि मान लीजिए कि कोई स्त्री कमाती भी है तो हम्म। उसके पास में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती। हम्म। पैसे का क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, डिक्टेट बहुत होती है वो। बड़े उसमें, हाँ, डिक्टेट होती है। वो डिक्टेट होती है। तो स्त्री अ, सशक्तिकरण तब होगा, स्त्री को सत्ता तब मिलेगी जो हर तरह से वो मतलब बराबरी करना नहीं, बराबर हो जाए, एक एक समान ऊंचाई पे आ जाए। हम्म। अ, एक मतलब अभी हम लोग काफी ज्यादा ये बात देख रहे हैं कि मध्यम वर्ग में खास तौर पर, क्योंकि उच्च वर्ग में जो युवा है वो तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ता है और अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी ही पढ़ता है वो। मध्यम वर्ग में एक तरह की बड़े भ्रम की स्थिति है कि घर में वो हिंदी पढ़ता है, हिंदी जानता है, हिंदी बोलता है, बड़े स्कूलों में पढ़ता है तो वो वहां से अंग्रेजी सीख कर आता है, तो वो ना तो हिंदी ठीक से सीख पाता है ना अंग्रेजी ठीक से सीख पाता है।
तो वो हिंदी मतलब अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी चीजें पढ़ता है, और जो उच्च वर्ग के युवा है वो तो अंग्रेजी ही पढ़ता है। तो ये जो हिंदी में इतना सारा लेखन हो रहा है, मतलब बहुत सारी विधाओं में हो रहा है, साहित्य में खूब सारा लिखा जा रहा है हिंदी में। तो इस वक्त में जबकि हिंदी का मार्केट जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, हिंदी की जरूरत, हिंदी से रोजगार मिलना कम हो गए। जैसे हम पत्रकारिता के लोग हैं, लेकिन हम भी यदि अंग्रेजी नहीं जानते हैं, अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन करना नहीं जानते हैं, तो हमारी वहां कोई उपयोगिता नहीं है। कितनी भी अच्छी हिंदी आपको आती हो, लेकिन आपको यदि अंग्रेजी से ट्रांसलेशन करना नहीं आता है, तो आपकी हिंदी अखबारों में भी आपकी जरूरत नहीं है। ऐसे बिल्कुल वक्त में बिल्कुल। ऐसे वक्त में हिंदी साहित्य कितना प्रासंगिक है, कितना पढ़ा जाता है, और उसका भविष्य क्या है? देखिए, मुझे तो भविष्य तो वर्तमान से ही शुरू हो जाता है वो अंधेरा तो। सचमुच कभी कभी तो बड़ी कोफ भी होती है कि उसी स्तर का आपने लिखा है और उससे बहुत कम स्तर का यदि अंग्रेजी में लिखा गया है, तो वो, हाँ, वो वही जो, बात, हाँ, वही बात। तो मत उसके प्रचार प्रसार, और उसमें मुझे लगता है कि सभी की भूमिका है। उसमें प्रकाशकों की भी भूमिका है, उसमें मीडिया की भी भूमिका है, उसमें सबकी भूमिका है। जैसे अखबार में इतने समय काम करते हुए पहले तो हम हिंदी किताबों की जैसे समीक्षा करते थे, पर बाद में हम्म ये नौबत आ गई थी कि हिंदी अखबारों में भी चेतन भगत की ही समीक्षा होगी। तो हम्म एक बहुत ही भेदभाव वाला वो है। एक हिंदी के प्रति लोगों के प्रति ये भाव है कि अरे क्या करेंगे हिंदी सीख के, हिंदी पढ़ के क्या करेंगे। तो हम्म बड़ा अंधकार नजर आता है। पर चूंकि लिखना है तो लिखता तो है इंसान। मतलब हिंदी में लिखने के लिए तो आप ठीक है लिख रहे हैं, हो सकता है कभी साल 100 साल 200 साल के बाद जैसे हम संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं, तो उस वक्त को जानने के लिए लोग हिंदी पढ़ना शुरू करें। मगर फिलहाल हिंदी का भविष्य बहुत अच्छा नजर नहीं आता। नहीं आता है। इसके लिए कैसे और क्या करना है, कौन कोशिश करेगा, हम सब करेंगे, लेकिन अगली पीढ़ी को हिंदी के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल काम लगता है। अभी तो मुझे अंधकार ही दिखाई पड़ता है। एक बात है कि बोलने की हिंदी बहुत आगे बढ़ी है, काफी हम्म ये सब माध्यम आने से बोलने की हिंदी बहुत आगे बढ़ी, लेकिन जो अभी भी लिखने की हिंदी है। पर हम्म एक मामले में मैं भाग्यशाली रही कि चूंकि मैं एक अखबार के नियमित स्तंभ से जुड़ती रहती थी, जुड़ी हम्म हुई थी। तो हम्म करीब 3 साल तक स्तंभ चला होगा। और उसके कारण यदि वो अंग्रेजी में होता तो इतने रोज के लोग नहीं आते। वो हिंदी हम्म में था, इसलिए बहुत 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 पाठक जुड़े। और मतलब ये मैं ये कहूंगी कि हिंदी के कारण मैं भाग्यशाली रही। यदि यही मैं अंग्रेजी में लिखती तो नहीं होता। साहित्य में ये हो रहा है कि लोग हिंदी की किताब खरीद के नहीं पढ़ते, लेकिन स्तंभ में ये हुआ कि चूंकि हिंदी में था इसलिए बहुत लोगों ने पढ़ा। अब देखिए ये विडंबना ये है। लेकिन मैम एक चीज जो मुझे महसूस होती है, मतलब आपकी यदि कोई कहानी किसी पत्रिका में छपती है, तो कभी शहर से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मतलब शहरी पाठक जो है पढ़ता है नहीं पढ़ता है, वो आपको कभी एक्नॉलेज नहीं करेगा। लेकिन किसी गांव में यदि किसी ने पढ़ा है, तो वो उसको जरूर एक्नॉलेज करता है, वो आपको मैसेज करेगा या मेल करेगा या फोन करेगा, वो आपके लिखे पर बात करेगा। मतलब कहीं न कहीं ये नहीं लगता आपको कि अ शहर और गाँव इसके बीच में भी बँटवारा हुआ है? मतलब जो छोटी जगह नहीं, है, मुझे गाँव तो है, लगता है कस्बे कि हैं। गांव में भी भले ही वो कच्चे पक्के हों, शहर में भी कच्चे पक्के हों, अंग्रेजी माध्यम में ही लोग पढ़ रहे हैं अब। तो मतलब वो हिंदी की दुर्गति है और वो अंग्रेजी की भी दुर्गति है, क्योंकि वो दोनों ही उन्हें को साध हाँ, नहीं पूरी पाते। नहीं, हाँ, पूरी ना, नहीं एक है, साधे दोनों सब सदे, सब साधे सब जाए वाली सब बात हो गई जाए। है यहाँ तो। कि वो, हाँ, अंग्रेजी भी जी, उन लोगों की इतनी अच्छी नहीं है कि धड़ल्ले से पढ़ सके लिख सके। और हिंदी को तो वो इसलिए बहिष्कृत करना चाहते हैं कि अरे यार ऐसा नहीं हो कि कहीं हम HMT जो कहते हैं ना आज की हिंदी मीडियम टाइप में हमारे श्रेणी में ना आ जाए। इन्हें एक तो ये दाग ही लगा दिया है कि ये HMT है। गांव से भी पढ़ने हुँ, आते हैं लड़के कॉलेज में, तो वो HMT कहलाते हैं। तो वहां से भी प्राथमिक स्तर पे भी मैंने देखा है कि उन लोगों की कोशिशें शुरू हो गई है कि भाई अंग्रेजी में ही पाँव डाल के रहो। तो ये तो बहुत हुँ, बड़ा खतरा हम लोगों पे मंडरा रहा है। आ, बाकी जहां तक साहित्य और हिंदी का सवाल है, अभी आपने हुँ, जैसे कहा कि गांव से प्रतिक्रियाएं आती है, बल्कि मैं तो हुँ, कहती हूँ कि हुँ, अब वो भी नहीं। जैसे एक जमाना था
कि धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी मुख्य धारा की पत्रिकाएं थी, ठीक है ना। तो वो घर घर में आती थी, हर उसमें आती थी। अब ऐसा है कि लघु पत्रिकाएं और साहित्यिक पत्रिकाएं हैं। तो मान ली आपको, जो आम आदमी है उसने तो हंस का नाम ही नहीं सुना होगा, उसने किसी वर्तमान साहित्य का उसका नाम ही नहीं सुना होगा। तो ये लेखक ही है जो आपस में एक दूसरे को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते पढ़ते हैं, हैं, ये हाँ एक दूसरे की बिल्कुल। पीठ खुजाते हैं, जी। ये एक दूसरे की ले निंदा करते हैं, या एक दूसरे की खेमेबाजी करते हैं, या तो उनकी गैंग बन जाती है या गैंग से बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बेचारा जो आम पाठक है वो इसमें कहीं नहीं है। साफ बात ये है, पत्रिकाओं का नाम भी नहीं मालूम है उनको। तो ये मुख्य धारा का काम है ही नहीं। ये बहुत दुखद है, क्योंकि अखबारों में भी पहले मुख्य धारा में ये होता था कि चलिए कहानी, कविताएं, समीक्षाएं अखबारों में छपती थी, पत्रिकाओं में छपती थी, मगर उससे भी छुट्टी हो गई उनकी। अब आपको ये कहा जाता है कि कहानी यदि 1200 शब्दों या 1000 शब्दों की नहीं है तो काट के छोटी कर दो। अब कहानी कैसे कटेगी? कहानी तो की एडिटिंग जो है वो तो बिल्कुल कहानी की सब एडिटिंग जगह। मतलब, हाँ, ये नहीं, कहानी आप 1000 शब्द ही आपको मिलेंगे कहानी के लिए। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि आइटम नंबर बढ़ाओ। ऐसे ऐसे संपादक हुए हैं कि वो साहित्य के पेज पे कहते हैं आइटम नंबर बढ़ाओ, कि एक उसके अंदर कम से कम 10 आइटम आने चाहिए, तो एक आर्टिस्ट, कहानी तो सब खा हाँ जाएगी। तो फिर सही 4 बात लघु है। कथाएं, 4 कविताएं, 4 चुटकुले, चुटकुले भर सकते हो आप, चाहे जितनी मर्जी आया आप हाँ चुटकुले भर सकते हो। तो मतलब साहित्य की तो जो है वो अपने आप में अलग चर्चा का विषय है, कि अखबार और पत्रकारियों में जो साहित्य की जगह है, वो तो बहुत ही भयानक काम हो गया है। कम होती जा रही है, बिल्कुल। कम क्या मतलब, उसको जैसे ऐसा है कि धड़ अलग और सिर अलग वाली बात है ये तो, कि भाई अब ये हाँ है कि हमने शरीर तो ले लिया है, लेकिन हम धड़ छापेंगे या सिर छापेंगे। हाँ, ये समस्या तो खास तौर पर, अच्छा खराब बात ये है कि हिंदी के अखबार और हिंदी की पत्रिकाएं, मतलब जो 2-3 पत्रिकाएं मेन स्ट्रीम पत्रिकाएं हैं, वो भी अब साहित्य से दूर हो गई हैं। बंद ही कर दिया है ना। आउटलुक और इंडिया हाँ, टुडे ने तो सबने। कहानी का कोना ही बंद हाँ, कर दिया है। और जब था तो हाँ, भी आखिर आखिरी में ये होता था कि वहां के संपादक कहते थे कि आपने यदि 1200 शब्दों में कोई कहानी लिखी है तो कृपया भेज हुँ, दीजिए। अब कहानी में ऐसा कैसे हो सकता है? कहानी में तो ये है कि आप जैसे बाधा दौड़ है, तो आप थोड़ा हाँ, थोड़ा समय तो उछल के वहां तक आएंगे अपने आप का मोमेंटम तैयार करने के लिए, और फिर कूद बिल्कुल, लगाएंगे। बिल्कुल, लेकिन कहानी बिल्कुल। में भी ऐसा ही होता है, लेकिन आपको तो बस बाधा दौड़ तक आके और फिर खत्म कर देना, वो कूद लगानी ही नहीं है। वो तो फिर कहानी मतलब वो तो रिपोर्टाज जैसी हो गई कि रिपोर्ट है, ये रिपोर्टाज जैसी ऐसा-ऐसा हो इस गई। वक़्त हुआ। कुछ कहानियां छोटे में भी बहुत अच्छी लिखी जा सकती है, पर सब में ऐसा संभव नहीं है। सारी कहानियाँ बस। मैंने आपको चर्चा की शुरुआत में कहा था कि मुझे उपन्यास बहुत पसंद का माध्यम लगता है। हुँ, मेरे पसंद का माध्यम इसीलिए है कि आपको संपूर्ण कैनवास लिखता है, जहां तक आप अपनी बात कहना चाहते हैं, जैसे कहना चाहते हैं वैसे कह कह सकते हैं। सकते हैं। बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल। इसीलिए उपन्यास जो है वो काफ़ी स्पेस देता है, आपको जगह भी देता है करने के लिए। प्रकाशक भी खुश होता है, क्योंकि उपन्यास में तो पढ़ने वाले मिल भी जाते, बिक भी जाता है। कहानी लेकिन मैम संग्रह, ये, कविता संग्रह नहीं बिकते हाँ, हैं। ये विरोधाभास क्यों है? मतलब एक वक़्त, मतलब मैंने जब अपने उपन्यास के लिए बात की थी तो मुझे प्रकाशक ने कहा कि अरे वो तो बहुत बड़ा है, मतलब बच्चे जो हैं बुक फेयर में बच्चे आते हैं तो उनका कहना है कि अरे हमारा तो ऐसा उपन्यास चाहिए हमको कि हम एक फ्लाइट में पढ़ें और उसको एयरपोर्ट पर डस्टबिन में डाल जाएँ और खत्म हो जाए, इतना छोटा हमको चाहिए। उसके बिल्कुल दूसरी तरफ ये है कि बड़े उपन्यास छप रहे हैं, लिखे जा रहे हैं उपन्यास, कहानियों में कम इंटरेस्ट है। ये विरोधाभास क्यों है इतना साहित्य में? अरे, ऐसा है कि मुझे लगता है कि कई बार प्रकाशक अपने हिसाब से भी काम करता है। वो उसे ऐसा लगता है, ये भ्रम है। जैसे हमने पत्रकारिता में भी ये देखा था कि ऐसा कहते थे कि मार्केटिंग वाले लेके आते थे कि भैया हुँ, हमने हुँ, सर्वे हुँ। कराया है और ऐसा ऐसा नतीजा निकला है कि ये पढ़ा जाएगा और ये नहीं पढ़ा जाएगा। ये नहीं जबकि पढ़ा हमें जाएगा। पता था कि किस तरह का सर्वे होता है। मतलब थोड़ा से उससे वो नहीं कर सैंपल सकते, सर्वे जैसा, सैंपल हाँ। से वो नहीं कर सकते कि क्या पढ़ा जाता है। ये भ्रम भी होते हैं बहुत सारे। तो हुँ, ऐसा ही मुझे लगता है कि प्रकाशन जगत में भी है। हिंदी प्रकाशन जगत में उनको रॉयल्टी तो देनी नहीं है आपको, हुँ। ठीक है। आपको ये भी नहीं बताना है कि आपकी कितनी प्रति छपी थी, कितनी, हुँ, ठीक है। तो फिर हुँ। वो आपको नियंत्रित करते हैं,
ठीक है, दोनों तरह की चीजें पढ़ी जाती है। कई लोग ऐसे जो छोटा पढ़ना पसंद करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं बड़ा पढ़ना पसंद करते हैं। तो हम्म। दोनों का एक वो हो सकता है, दोनों का योग हो सकता है कि भी ऐसा भी छापेंगे, वैसा भी छापेंगे, रिपोर्टाज भी छापेंगे, डायरी भी छापेंगे, उपन्यास भी छापेंगे, बड़ा उपन्यास भी छापेंगे, वृहद कैनवस वाला भी उपन्यास छापेंगे। मान लीजिए कि हम्म। मैं एक मुद्दा उठा, मान लीजिए कि मैं अगले उपन्यास में काम कर रही हूँ जो धर्म और राजनीति पे है, और इंडिया के, हम्म। भारत के बंटवारे पे है, हिंदुस्तान के बंटवारे पे है। तो अच्छा अच्छा। मैं इसको 100 पेज में कैसे खत्म कर सकती हूँ, आप सोचिए। हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा वो। बात की तह में जाना पड़ेगा, सारे आपको, सारी जो सतहें हैं उसकी, हम्म। उन्हें बताना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट तो हो नहीं सकता ऐसी चीजों का। नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल। यदि मुझे बिल्कुल। एक ऐसा उपन्यास लिखना है जो छोटा है, तो मैं अलग विषय हम्म। चुन के उसे लिख दूंगी। हम्म। पर विषय का निर्वाह करने के लिए जितनी लंबाई जरूरी है जिस भी चीज की, वो तो देना कोई के पड़ेगा। लिए छोटा जरूरी है, कोई के लिए बड़ा जरूरी है, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। जी, बिल्कुल, ये तो है। एक चीज जो है कि पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया जो है वो एक कहने का एक बड़ा माध्यम बन के उभरा है। मतलब ट्विटर तो ठीक है, ट्विटर पर तो बहुत छोटा-छोटा लिखा जाता है, लेकिन ब्लॉग्स के दौर से जब ये चीज़ शुरू हुई थी, तो अब फेसबुक है, उसके बाद इंस्टा है और अब जो दूसरे सोशल मीडिया मतलब वेब मैगज़ीन्स जो आ रही है, वो हैं। वो सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छा स्टफ़ दे रही है। मतलब कई बार आपको ऐसी चीज़ें वहाँ पढ़ने को मिलती है, जो अदरवाइज़ आपको पढ़ने को नहीं मिलती है। मतलब बहुत सारे विषयों में, बहुत सारी विधाओं में सोशल मीडिया जो है वो आपको पढ़ने के लिए स्टफ़ देता है। लेकिन कई साहित्यकार जो हैं वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो लिखा गया है वो बड़ा वक़्ती है और वहाँ पर कोई गंभीर चीज़ नहीं आती है, एक चीज़, ये बात कही जाती है। ये भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर साहित्य का मतलब जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, वो लोग भी साहित्य का नुकसान कर रहे हैं और वो लोग अपना अपना भी नुकसान कर रहे हैं क्योंकि साहित्य जिस तरह से गंभीरता से चीज़ों को लिखता है या कहता है, वो सोशल मीडिया पर संभव नहीं है। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया इस वक़्त में अवसर है या प्रतिद्वंदी है साहित्य का या वो बाधा है, नहीं, गंभीर मुझे तो साहित्य के लगता लिए? अवसर है। मुझे लगता अवसर है। अभी हमने बात की थी ना कि लोग हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है हुँ, ना, लेकिन सोशल मीडिया हुँ, पे मैंने देखा कि इतना धड़ाधड़ लोग हिंदी लिख रहे और पढ़ रहे हैं। इतने हिंदी में ब्लॉग्स आ गए, इतने लोग लिखने लगे। तो ऐसा नहीं है, मतलब, और सोशल मीडिया के आने से ये रहा कि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जिस नेकी कर विज्ञप्ति दाल वाली जो चीज होती थी ना, कि अखबारों हुँ, में विज्ञप्तियां छप रही है, ये छप रही है, हुँ, फिर हुँ, हुँ, आप आपको जो कहना है आप सब कह सकते हैं, आप किसी के हाथ में सीधे नहीं कह है। सकते हैं। तो उसका अच्छा हुँ, भी है, उसका बुरा भी है। लोग अपनी सोशल मीडिया के कारण लोग अपनी असहिष्णुता भी बता रहे हैं, क्योंकि वो हाँ। हर किसी चीज को गाली दे सकते हैं, हर किसी चीज का हुँ, विरोध कर हुँ, सकते हैं। हुँ, 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 लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बना है, हुँ, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बना है। मुझे लगता है कि काफी लोगों को इसमें जगह मिल गई है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि संपादक के हाथ में है कि आपने 1200 शब्दों का लिखा तो ये आपको छापेगा, नहीं तो नहीं छापेगा। या आप हुँ, अपनी किताब के बारे में ये करना चाहते हैं तो भाई आपको पेपर, किसी का भी अनुनय विनय करने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारी ये चीज आ गई है, तो छापिए, जरा इसे हाँ। ये लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोग हुँ, पढ़ें हुँ, इसको। तो ये हुँ, सब आपके हुँ। हाथ में ही है, बहुत सारी चीज आपके हाथ में है। तो मुझे लगता है कि साहित्य का फायदा ही हुआ है। मतलब जो लोग काफ़ी लोगों ने ये बात कही है कि अरे वो तो वहाँ तो लोग मर जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है वहाँ पर और वहाँ पर कोई गंभीरता से नहीं लेता है। आप कितना भी अच्छा लिख दीजिए, आपको मतलब बोले कोई गंभीरता से नहीं लेगा। इस तरह की चीज़ें जो है वो जो काफ़ी बड़े स्तर पे जो सीनियर लोग हैं वो ये बात आपसे कहते रहते हैं। तो ये एक चीज़ देखिए, आपको एक चीज थोड़ा बताती हूँ जी। मैं, एक चीज बताती हूँ कि ऐसा साहित्यकार होने के लिए गंभीरता ओढ़ना कोई जरूरी नहीं है। मतलब ये दिखावा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है कि बिल्कुल। हम गंभीर हैं। आप गंभीरता से लिखिए, आपको गंभीर होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। और ये दूसरी बड़ी बात ये, मज़ेदार बात है। हाँ, ये गंभीर क्यों होना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल।
है ना, आप जैसे हैं साहित्य तो वही है, आप जैसे हैं वैसा उसको कर दे। सोशल मीडिया ने तो, हाँ ये ठीक है कि कई लोगों को सोशल मीडिया की लत लग जाती है। तो हाँ, लत में क्या होता है कि सुबह उठते से ही आप सबसे पहला काम चाय भी पीने के पहले देख आपको हाँ, लगेगा कि चलो यार देख ले। दिन भर में कई बार टिक 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 करते हैं, आपकी आंखें दुखने लगती है, आपकी गर्दन दुखने लगती है, मगर आपको जी। चैन नहीं आता। आप लाइक्स मिले कि नहीं मिले इसके लिए दुखी होते हैं, खुश होते हैं। उस तरह की लत लग जाती है सोशल मीडिया की, तो वो बीमारी है। लेकिन यदि आपको लिखने के लिए प्लेटफॉर्म मिला है, आपको पाठक मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंटरेक्टिव है, आपको हुँ, तुरंत आपको प्रतिक्रियाएं मिलना रिएक्शन शुरू हो जाती हाँ, है मिलती कि ये है, अच्छा है, बिल्कुल। ये नहीं है, इस बारे में हमारा विचार ये है, इस बारे में आपका विचार ये है। तो जो साहित्यकार का जो एकांतवास रहता है, जिसमें वो अपने आप को महान समझ ले या घटिया समझ ले, उससे उसको बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि आपको तुरंत पता चल जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही मजेदार और अच्छा मीडियम है, जहां आप निरंतर संवाद करते हैं, निरंतर संवाद करते हैं। और संवाद से और अच्छा क्या हो सकता है? आप बिल्कुल, अपने ये पाठकों के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने प्रियजनों के साथ, आप अपने लेखकों के साथ, आप सबके साथ संवाद करने में सक्षम हैं। ये एक ऐसा माध्यम है। मैम जैसे आपने बताया कि आप विभाजन और धर्म और राजनीति पर उपन्यास लिख रही हैं, उस पर काम कर रही हैं आप। आपके जो आप जिस तरह से काम करती हैं, मतलब आपके काम करने का तरीका क्या है? आपको पूरी कहानी जो है वो पहले आप दिमाग में आ जाती है, उसके बाद आप उसको लिखना शुरू करती हैं या लिखते हुए चीजें डेवलप होती रहती है? एक्चुअली एक धागा तो होता है जिसके आसपास हुँ, बुनना होता है। वो धागा हुँ, मेरे पास है, वो यहां से लेके उसका अंतिम सिरा तक मुझे मालूम है। लेकिन उसके आसपास जो बुनने की प्रक्रिया है वो लंबी चलती है। जैसे मान लीजिए कि मैं पूरा एंड तक का नहीं सोचती हूँ। एक हुँ, टॉर्च हाथ में है आपके, और हुँ, आप बढ़ते जा रहे हैं, तो जितना जितना बढ़ते जा रहे हैं उतना उतना रास्ता आपको दिखता जा रहा है। दिखता जा रहा है। ठीक ना? ऐसे चलता हुँ। है मेरा। मैम कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपको बहुत पसंद है आपकी ही लिखी हुई, या तो कहानी का कोई हिस्सा है या उपन्यास का कोई हिस्सा है या कोई कविता है, वो हम सुनना चाहेंगे आपसे। हाँ, पसंद तो ठीक है, पसंद तो कई चीजें हो सकती है। इतनी आत्ममुग्धता तो इंसान में होती है कि उसे अपनी कोई चीज बहुत पसंद आ जाए। जी। शायद मैं उससे तो नहीं हो सकती, पर मैं पसंद के साथ ही ऐसी चीज मैंने चुनी है जो सकारात्मक भी हो और छोटी भी हो, जी। क्योंकि बहुत लंबी चीजें यहाँ पढ़ने में फिर मजा नहीं आएगा। तो मैंने एक कविता चुनी है अपनी, खुशियां। जी। जी। तो मैं वो अरे वाह पढ़ती हूँ। वाह। जी ठीक है ना? जरूर। जी। इस कविता का शीर्षक है खुशियां। जी। खुशियां होती हैं प्यारी प्यारी तितलियां। खुशियां होती है प्यारी प्यारी तितलियां। तितलियां। जी। मुट्ठी में कैद कर नहीं रख सकते हम प्यारी प्यारी तितलियां। इन तितलियों को उड़ने दो, बिखरने दो, तैरने दो हवा में। इन जी। तितलियों को उड़ने दो, बिखरने दो, तैरने दो हवा में, अपने रेशमी पंखों के साथ, अपने रेशमी पंखों के साथ। और जब वे लुप्त हो जाएं आसमान में, तो खुश होकर बजाओ तालियां। तो ताली। खुश होकर बजाओ तालियां। तभी प्रकट होंगी कुछ और, तभी प्रकट होंगी कुछ और रेशमी पंखों वाली रंगीन तितलियां। पंखों को फरफराकर, मोड़कर, हवाई जादूगर की तरह वे गुलाटी लगाएंगी, गुलाटी लगाएंगी तुम्हारी खुशी की ये तितलियां। खुशियां होती हैं प्यारी प्यारी तितलियां। अरे वाह! बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी। थैंक यू। मैम इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपना वक़्त दिया, हाँ, बुलाने अच्छा के लिए लगा। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं मैम आपने काम किया है काफ़ी सारा, बहुत सारे आयाम हैं आपके काम के। जी मैम, बहुत नहीं, शुक्रिया। संवाद तो करना ही चाहिए ना, संवाद करने से अच्छा किसी को भी जी, क्या लगता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ।
अ, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले शुक्रवार को फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।